हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। 5 बजे के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। खास आज डबल वजह से है। पहला तो ये कि 5 बज चुके हैं, सीधा सवाल का वक्त है, और दूसरा ये कि आज ई शिखर सम्मेलन भी है। यानी हम मोबाइल टेक्नोलॉजी के जरिए डिजिटली कनेक्ट कर रहे हैं हमारे तमाम बड़े नेताओं के साथ, उन तमाम लोगों के साथ जो जवाबदेही रखते हैं। कोरोना काल में देश के अलग अलग राज्यों से बेहद परेशान करने वाली खबरें आ रही है। आप जानते हैं, आज सुबह औरंगाबाद में 16 मजदूर ट्रेन से कटकर मर गए। दर्दनाक तस्वीर। कोरोना से बचने के लिए घर जा रहे थे ये लोग, लेकिन रास्ते में जान चली गई। कल भी वैजाग में एक फैक्ट्री में हादसा हो गया। उधर घर जाने के लिए मजदूरों की भागम भाग लगी हुई है। हर जगह मजदूर परेशान नजर आ रहे हैं। आखिर मजदूरों में ये डर क्यों है? आज ई शिखर सम्मेलन में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी और कांग्रेस की तरफ से पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उस बड़ी खबर से मुझे आपको रूबरू करवाना बहुत जरूरी है। ये खबर अर्थव्यवस्था पर है और ये खबर मूडीज की तरफ से आ रही है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 0% बढ़ेगी। जो ग्रोथ रेट है मौजूदा साल में वो 0% रहने वाली है, 0% रहने वाली है अर्थव्यवस्था पर। इस वक्त की बड़ी खबर है, जीडीपी पर मूडीज ने यह अनुमान लगाया है। सीधा रुख सुधांशु त्रिवेदी जी आपका, मैं इस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहती हूं क्योंकि राजीव शुक्ला और सुधांशु त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु जी, 0%। रुबिका जी, ये बिल्कुल यथार्थ है आज के समय का। चूंकि G7 कंट्रीज जितने हैं सबकी, चाइना को छोड़ के, सब निगेटिव ग्रोथ रेट में। सिर्फ भारत एकमात्र बड़ी अर्थव्यवस्था था जो अभी निगेटिव ग्रोथ रेट में नहीं है। आपके ही कार्यक्रम में बैठे हुए मुझे ये जानकारी मिली है। मूडीज ने यदि रेटिंग दी है तो उन्होंने तथ्यात्मक आधार पर दी होगी, क्योंकि ये वही संस्था है, याद करिए, जिसने 2004 के बाद लगभग 14 साल के अंतराल के बाद 2017-18 में भारत की रेटिंग इंप्रूव की थी मूडीज ने। अब उस समय तो हमारे कांग्रेस के मित्र लोग इसके ऊपर प्रतिक्रिया कर रहे थे, मगर हमारा ये मानना है हम 2004 में भी उनकी रेटिंग का सम्मान कर रहे थे। 2004 में उन्होंने घटाई थी, हमारी सरकार जाने के बाद रेटिंग 2017-18 में बढ़ाई थी। और आज भी यदि उन्होंने ये यथार्थ दिया है तो पूरे विश्व के सामने यही संकट है। रुबिका जी, आपने कल न्यूज में देखा होगा कि ब्रिटिश सेंट्रल बैंक ने यह कहा है कि इस वर्ष ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था 300 सालों के सबसे निचले स्तर पे होगी, जब से उनका डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड अवेलेबल है। यानी जब ब्रिटेन हम पे हुकूमत करने आया था उस जमाने से लेके आज तक का उनका सबसे बुरा दौर होगा वो ब्रिटिश साम्राज्य के जमाने में, जिसका कभी दुनिया में सूरज नहीं डूबता था। तो मेरे विचार से ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी क्राइसिस है और उस समय इस क्राइसिस से लड़ने के लिए हम सबको मिलकर आगे आना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, संकट का दौर है और यूएन कह रहा है कि भुखमरी से 3 करोड़ लोग जो हैं वो मर जाएंगे। उधर WHO कह रहा है कि दवा का संकट, स्वास्थ्य का संकट है, आर्थिक संकट हम सब झेल ही रहे हैं। कोरोना तो एक सबसे बड़ा संकट लेकर ही आया है। ये सारी बातें समझ में आ रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि हम इस संकट से उभरेंगे कैसे? हमारा रोड मैप क्या है? हमारा ब्लूप्रिंट क्या है? क्या हम एक देश के तौर पर तैयार है? ये वो सवाल है जिनके जवाब आज आपको देने हैं और सरकार को देने हैं। लेकिन राजीव शुक्ला जी, मैं इस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। मूडीज कह रहा है 0%। अरे 0% है तो कोई बात नहीं सर, कोई तो तरीका होगा जिससे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। देखिए, आज की जो स्थिति है उसमें 0% जीडीपी होना या रेटिंग होना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ ठप है। और इसको मैं कोई राजनीतिक विषय, विवाद, आलोचना का भी मुद्दा नहीं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि सुधांशु जी हमारे मित्र हैं। उन्होंने कहा कि 2004 में था, उनके सामने रेटिंग गिरी थी, हमारी बढ़ के बताई। हम उसमें जाने नहीं चाहते। लोगों को पता ही है कि मनमोहन सिंह के जमाने में अर्थव्यवस्था कितनी अच्छी थी, कितनी ग्रोथ रेट हुई थी और कितना सुखी थे लोग, ये सबको पता है। तो इसलिए हम उसमें बाद में आज अपनी तारीफ, आलोचना में जाने ही नहीं चाहते। ये संकट का समय, इसमें इनसे हम पूरी तरह सहमत हैं। इस संकट के समय रेटिंग और ये सारी चीजें जो है निश्चित रूप से जो है
जीरो होंगी, जीरो के नीचे भी जा सकती हैं, क्योंकि देश ठप है और ठप देश को फिर से चलाने की हम सब पे जिम्मेदारी बनती है, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे छोटे छोटे एडमिनिस्ट्रेशन हो और चाहे हर नागरिक हो, क्योंकि सब कुछ रुक गया है। और जो दूसरे देश हैं उनके हमारे इसमें एक फर्क है। निश्चित रूप से उनकी रेटिंग जो है जीरो से नीचे होगी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उनकी जनसंख्या कम होने की वजह से उन्होंने अपने नागरिकों की पूरी देखभाल की है। उनके नागरिकों का वहां पे जो फैक्ट्रीज है, बिजनेसमैन है, जो कर्मचारी हैं, सबकी तनख्वाहें पहुंच रहे हैं। यहाँ तक कि अमेरिका में जो स्टूडेंट इंडिया से या बाहर से गए पढ़ने गए, उनके अकाउंट में भी $1200 आ गए। तो उन्होंने ये चीज की हुई है कि उन्होंने जाम जनता की पूरी मदद की हुई है। हमारे यहाँ ये फर्क है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं हो सकते हैं। क्या वजह है कि हमारे यहाँ जनता त्राई कर रही, जनता की मदद नहीं हो पा रही। तो लॉकडाउन पॉइंट स्ट्रांग है, पॉइंट स्ट्रांग है। मैं इसी को आगे ले, हाँ मैं इसको आगे लेकर जाना चाहती हूँ। साथ साथ सुधांशु त्रिवेदी जी, ख्याल रखना भी हमारी जिम्मेदारी बनती है। ओके, सुधांशु त्रिवेदी जी, जनता का ख्याल, आज ही वो खबर आई 16 मजदूर मालगाड़ी से कटकर मर जाते हैं। 2 रोटी खाई है, 4 इसलिए बचाई कि क्या पता कल खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। ये जो खौफ है, फिर अच्छा आप मजदूरों के खौफ के लिए तो काम करेंगे और करना भी चाहिए, और अगर नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? नौकरी पेशा आदमी वो डरा हुआ है कि मेरी कंपनी ठप हो जाएगी, मुझे निकाल देंगे। जो डरा हुआ नहीं है कि निकाल दिया जाएगा, वो इस बात से डरा हुआ है कि कंपनी हमारा पैसा काट लेगी, 20% कट हो जाएगा, 30% कट हो जाएगा। ये डर के माहौल से कैसे उभरेंगे सुधांशु जी? देखिए, मैं राजीव शुक्ला जी की इस बात से सहमत हूं कि इस समय कोई राजनीतिक पॉलिटिकल पॉइंट की स्कोरिंग में हम लोगों को नहीं पढ़ना चाहिए। ये एक यथार्थ है। अब जैसे आज की इतनी दुखद घटना हुई है मजदूरों के कट जाने वाले, एक ये भी फैक्ट है, जैसे उन्होंने कहा कि सरकारों को अपना ध्यान रखना चाहिए, नागरिकों का ध्यान रखना चाहिए, परंतु आज देखिए ना हम किस स्तर पे खड़े हैं और किस तुलना में खड़े हैं। आज हम 135 करोड़ के देश हैं। चीन की इस समय एक विशिष्ट स्थिति है, चीन के ऊपर अनेक प्रकार के आरोप हैं। चीन को अलग रख दें तो हम दुनिया के सबसे बड़े देश हैं और हमारे यहाँ 30% जनसंख्या अभी गरीबी की रेखा के नीचे है। इसका मतलब 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास इस लॉकडाउन और इस समस्या से पहले भी 2 जून की रोटी की समस्या रहती थी, सरकार उसके लिए संघर्ष कर रही थी। इतनी तो किसी देश की जनसंख्या ही नहीं है जितने लोग हमारे यहाँ, 2/3 लोग हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में। अब जैसे हम अमेरिका का उन्होंने उदाहरण दिया, की बात है, उन्होंने $1200 दिए। हमारी $2.7 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, उनकी 18 पॉइंट कुछ ट्रिलियन डॉलर की, हमसे 7 गुनी बड़ी अर्थव्यवस्था, हमसे 4 गुना बड़ा 1/4 जनसंख्या, 3 गुने बड़े क्षेत्र, 100 गुने अधिक संसाधन। अब इसके बाद आप सोचिए कि वो जिस समस्या से जूझ रहे हैं, इसके बाद भारत तुलनात्मक दृष्टि से कितना कम नुकसान सहते हुए आगे बढ़ रहा है। ये अपने आप में प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि का एक प्रतीक है कि हमने कम संसाधनों, विपरीत परिस्थितियों के बावजूद ऐसा अवसर किया कि हमें अपेक्षाकृत कम नुकसान हो रहा। पर यह भी एक स्थिति है, इसको मैं राजनीतिक ढंग से नहीं कहना चाहता, पर यह भी एक यथार्थ है। हम इस समय दुनिया के इकलौते देश हैं जहां सुरक्षा कर्मियों पर और स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले हो रहे हैं, और वो इतने ज्यादा हो रहे हैं कि मजबूरी में हमें अध्यादेश लाना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति दुनिया में कहीं नहीं। तो मेरा मानना है भारत की स्थिति की तुलना दुनिया के अन्य किसी देशों से आज की डेट में आर्थिक, राजनीतिक या सामाजिक स्तर पे करना मेरे ख्याल से संभव नहीं। ठीक है सुधांशु जी, आप कह रहे हैं कि किसी तरह का कोई कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जरा जो देश में मुद्दे चल रहे हैं और देश में जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, राहुल गांधी 7500 रुपए मांग रहे हैं 50% आबादी को। क्या हिंदुस्तान तैयार है? आपकी सरकार इस 7500 रुपए देने के लिए तैयार है? पहले सुनिए आप राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं आपका बयान चाहूंगी। I'm saying that we are in an emergency. We require absolutely the idea of Nike. Call it whatever you want. Call it something else. Call it Pradhan Mantri Yojana, whatever you want to do. But the idea of injecting immediately 7,500 rupees directly into 50% of Indian households is critical, and it's not such a big price. It's not such a big price. अर्थात ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है जिसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। सुधांशु जी 7,500 रुपए 50%। देखिए
वो कह रहे हैं 39 करोड़ लोगों को 35,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा चुका है। आज जो उन्होंने अभिजीत बनर्जी जी से बात की थी 3 दिन पहले, अभिजीत बनर्जी ने भी बोला था आधार आधारित डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की जो प्रक्रिया है उसने बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। तो अगर आप देखें तो जनधन खातों के माध्यम से सभी लोगों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के द्वारा तमाम करोड़ों गरीबों के पास चीजें पहुंचाई जा चुकी हैं। तो जो वो कह रहे हैं यह तो कई बार हो चुका है। मेरे विचार से राहुल गांधी जी अगर विशेषज्ञों की राय जिसको वो ले रहे हैं उसको उन्होंने पढ़ लिया होता, सरकार ने जो निर्णय लिए उन्हें केवल पढ़ लिया होता, अथवा इस समय वो कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उनके हैं, उनसे जानकारी ले ली होती तो शायद वो ज्यादा बेहतर ढंग से कर पाते। मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी जी कई राज्यों में सत्ता में है, यहां विपक्ष में है, वो बीच में अपनी भूमिका नहीं तय कर पा रहे हैं कि कहां उन्हें सत्ता पक्ष के हिसाब से भूमिका तय करनी है और कहां विपक्ष के हिसाब से तय करनी। वो दो नावों के बीच में सवारी करते हुए कुछ डगमगाते से प्रतीत हो रहे हैं उनके बयानों से। आज तो राहुल गांधी ने क्लियर ही कर दिया ना कि वो पार्टी से ऊपर है। आज उन्होंने कहा ना आरएसएस, ना पत्रकार, ना नेता, ना ये ना वो, आज हम सबको जो है मतलब वो दल निरपेक्ष भी हो गए हैं। तो जो आप सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब तो वो दे ही चुके हैं। लेकिन राजीव शुक्ला जी जवाब दीजिए, राहुल गांधी ने होमवर्क नहीं किया बयान देने से पहले? देखिए, ऐसा नहीं, सुधांशु जी जो हैं, मैं तो कहता हूं कि प्रोफेसर के बजाय अगर वकील होते तो जो केस बिल्कुल ही गड़बड़ होता उसको भी बहुत अच्छा डिफेंड करके जीत ले जाते कोर्ट में। लेकिन इत्तेफाक है कि वो प्रोफेसर हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरा क्या कहना है कि तुलना का काम सबसे पहले उन्होंने शुरू किया कि मूडी ने जो है बाकियों को जो है वो जीरो से नीचे दिए, नेगेटिव ग्रोथ दिए, दूसरे देशों में ये दिया वो दिया, भारत में ये। तो हम तुलना वैसे भी नहीं करना चाहिए, मैं तो ये बता रहा हूं। लेकिन क्या ना कि इसका सोल्यूशन खोजना पड़ेगा। जो इस समय सबसे गरीब है उसको 35,000 करोड़ गए, कितने करोड़ गए ये तो सरकार कह रही है, हो सकता गए भी, लेकिन नीचे कहीं कुछ पता नहीं चल पा रहा कि कोई पैसा मिला कि नहीं मिला। हर तरफ त्राही त्राही मची, गांव गांव में त्राही त्राही मची हुई। मजदूर 700 किलोमीटर पैदल जा रहे हैं, उनको न खाना है, न कपड़े हैं, न रोटी है, परेशान है। तो ये पैसा कहां गया, कैसे बट रहा है, इसका जनता को कोई अनुमान नहीं, पत्रकारों तक को कोई अनुमान नहीं है। इसलिए वो पैसा कैसे हुआ, क्या हुआ, उसके बारे में किसी के कहीं से भी कोई अच्छी जानकारी नहीं मिल रही है कि किसी को मिला। जो राहुल जी कह रहे हैं कि आप 7,500 हजार रुपए उनको दे दो, इसमें करीब मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो असर पड़ेगा 65,000 करोड़ का पड़ेगा, जो सरकार आसानी से कर सकती है। मैं नहीं कहता हूं आप अमेरिका की तरह दो, आप स्पेन की तरह दो, आप इंग्लैंड की तरह दो, मैं कहां कह रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं भारत एक देश है, इतने इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके इनको, अगर ये 7,500 हजार रुपए मिल जाएंगे नीचे के तबके को, तो उनका कम से कम कुछ उनकी रोजी रोटी चलने सुधांशु त्रिवेदी यही तो कह रहे हैं कि पैसे बांटे गए हैं। 700 किलोमीटर पैदल चल गया, उसके तो पांव सूज गए, लौट के नहीं आ पाएंगे। एक चीज नहीं रूबिया नहीं, वो तो आप पैसे, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं बांटे गए होंगे या बांटे गए होंगे, लेकिन कहीं उस, हाँ, लेकिन आपने जितना रूबिया तुम इंटरव्यू सब जगह करवा रही होगी, कहीं से कोई राहत की खबर आ रही है? नीचे हर जगह त्राही त्राही हर आदमी चिल्ला रहा, तो क्या वजह है इसका? मैं आपको बताता हूं कि एक तो ये जो डायरेक्ट गरीब हैं इनको इस तरह से मदद करनी चाहिए जो राहुल जी ने बोला 7,500 हजार रुपए, और दूसरे जो है कहीं न कहीं सुधांशु जी के माध्यम से हम सरकार को सुझाव देना चाहेंगे, क्योंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, कि अब आपको टू प्रोंग स्ट्रेटजी चलानी पड़ेगी, द्विपक्षीय रणनीति चलानी पड़ेगी। एक तरफ कोरोना से पूरी तरह से लड़ना है, सारी सावधानियां लेनी है, सारे प्रिकॉशंस लेने हैं, सारे प्रोटोकॉल जो डॉक्टर बता रहे हैं फॉलो करना, वो लड़ाई। और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था खोलना शुरू करना पड़ेगा। अमेरिका में एक मिल फैक्ट्री प्लांट बंद नहीं है, स्पेन में एक मिल फैक्ट्री प्लांट बंद नहीं है, इंग्लैंड में बंद नहीं है, सब जगह प्रोडक्शन पूरा चल रहा है। मरने वालों की संख्या भी ज्यादा है, संक्रमितों की संख्या भी ज्यादा है। लॉकडाउन की तो दुनिया तारीफ कर रही है, को मदद दे के आपको चलाना पड़ेगा। जी, दुनिया तारीफ कर रही है कि लॉकडाउन जो स्ट्रांग है और जो लिया गया उसकी वजह से जो हमारी आबादी है वो किसी भी खतरनाक स्तर तक ले जा सकती थी। सुधांशु जी जवाब देंगे, उसके बाद राजीव शुक्ला जी आप अपनी बात कहिए। कोशिश करो कि इस दो आपके जो सवाल है पहले मैं चाह रही हूँ उसका जवाब दे दें, उसके बाद अपनी बात हमारे सामने है। हाँ। हाँ,
सुधांशु जी नहीं, उसको कंप्लीट कर दें हम, क्योंकि ठीक है राजीव जी, आप हमारे साथ एक तरफ कोरोना से लोगों को बचाना हो, मैंने पहले कह दिया कि अच्छी चीज है लॉकडाउन से लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। एक मिनट सुधांशु जी, एक मिनट बस, इसके बाद आप बोलिए। और दूसरी जो चीज है उसके साथ साथ मुझे अर्थव्यवस्था का पहिया चलाना पड़ेगा। अगर सब ठप रखेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, दूसरी इतनी बड़ी विकराल समस्या खड़ी हो जाएगी कि उसका मुकाबला कर पाना मुश्किल होगा। देखिए, जो कुछ राजीव जी ने कहा, यही तो प्रधानमंत्री जी ने 15-20 दिन पहले कह दिया था, जान भी जहान भी। और आपने जो बात कही कि कोरोना का संकट है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, इसके बावजूद अर्थव्यवस्था की भी गति शुरू करनी है, तो ध्यान करिए, सरकार ने तो 20 अप्रैल के बाद ही सबसे पहली जरूरत क्या थी, खेतों में खड़ी फसल अगर ज्यादा समय व्यतीत होता तो वो फसल नष्ट हो जाती, फसल की कटाई की शुरुआत की, फिर उसके बाद मंडियों की शुरुआत की ताकि फसल कट के मंडियों में आ सके, फिर उसके बाद उस फसल के परिवहन की शुरुआत की, अब उसके बाद कुछ इंडस्ट्रीज को जो आवश्यक है उनकी भी शुरुआत की है। तो सरकार धीरे धीरे इन चीजों को खोलने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। जहां तक उन्होंने धन की बात कही है, तो 2000 रुपए किसानों के अकाउंट में परमानेंट दिए ही जा रहे हैं, 500-500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में भी दिए गए, सरकार आगे भी और देगी। अब जहां तक 7,500 रुपए की बात है, तो मैं विनम्रता से कहूंगा, इसको कोई अन्यथा न ले, 7,500 की फिगर कहां से आई और इसका क्या रैशनल है कि 7,500 रुपए पाकर मजदूर सुनिश्चित हो जाएगा। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, राहुल गांधी जी ने चुनाव से पहले 72,000 रुपए देने की बात कही थी और मोदी जी ने सिर्फ 6,000 रुपए देने की बात कही थी, परंतु जनता ने 6,000 का समर्थन किया। क्योंकि मैं ये कह रहा हूं, इसमें राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं कर रहा हूं, कि जो भी फिगर्स बोले 72,000 या 7,500, उसके पीछे कोई सम्यक सांख्यिकीय आधार यानी कोई रैशनल स्टैटिस्टिक्स बेस होना चाहिए, जो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हाँ, एक बात और आपने कही लॉकडाउन के बारे में, तो मैं सिर्फ याद दिलाना चाहता हूं, जब लॉकडाउन 2 किया गया तो प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों से पूर्ण विचार विमर्श किया, और जब केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 2 की घोषणा की, उससे पहले 4 राज्यों ने लॉकडाउन बढ़ा दिया था। वो 4 राज्य कौन थे? पंजाब, महाराष्ट्र, उड़ीसा और तेलंगाना, चारों विपक्ष के राज्य थे। राजीव जी ने जो बात कही कि मजदूरों में त्राई है, निश्चित रूप से समस्या है, परंतु संयोग से सर्वाधिक समस्या मजदूरों के सामने यदि है तो वह महाराष्ट्र में है, जहां आप सत्ता में भागीदार हैं। और अभिजीत बनर्जी जी ने भी 3 दिन पहले जो बात कही, तो उन्होंने मुंबई के रेफरेंस में कहा कि भाई वहां के जो स्थानीय मजदूरों की समस्या वो पूर्णतः स्थानीय सरकार का दायित्व है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जहां पे उनकी सरकार है, जहां वो साझेदार है महाअघाड़ी की सरकार में, वहीं सबसे अधिक मजदूरों का त्राई है। ठीक है, तो ठीक है, इस पर राजनीतिक सवाल हो सकता है। और बेहतर होगा। हाँ, आप राजनीतिक सवाल है और इस पर जवाब देना भी होगा राजीव शुक्ला को, लेकिन मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री ने कह दिया कि किसी को कहीं पर जाना नहीं है, जो जहां पर है वो रुक जाए वहां पर, तो फिर क्यों हम मजदूरों का पलायन कर रहे हैं? मैं अभी तक नहीं समझ पा रही हूँ। और दूसरा ये कि हम कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था को हमें पटरी पर लाने के लिए फैक्ट्रियां खोलनी है। अरे भाई, जब मजदूर घर पहुंच जाएंगे तो फैक्ट्रियों में काम करने कौन आएगा? हम पर्सपेक्टिव अपना क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे हैं? भेजना है कि नहीं भेजना है? आपने बहुत सही सवाल किया रुबिका जी। इस बारे में गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस भी बहुत स्पष्ट है और व्यवहारिक बात भी। यह निर्णय पूरी तरह राज्य सरकारों पर आश्रित है। जहां जहां पर मजदूरों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उन्हें किसी भी प्रकार की एक सामान्य स्तर की सुविधा भी उपलब्ध है, वहां से भागने की उतनी आप देख रहे हैं जरूरत नहीं महसूस हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं राज्य सरकारों का दायित्व है कि वह सुनिश्चित करें कि उनका विश्वास उनमें बने। अब जैसे मैं कहना चाहूंगा कि महाराष्ट्र है, उसको प्रवासी मजदूरों का सर्वाधिक लाभ भी मिलता है, तो कहीं ना कहीं लाभ भी अधिक सर्वाधिक है, उत्तरदायित्व भी सर्वाधिक है। तो इस हिसाब से यदि राज्य सरकारें और हम जो सहयोग करना होगा करने को तैयार है। और मैं ये भी कह रहा हूं, अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री सरकार के साथ सहयोग भी कर रहे हैं, केंद्र सरकार के साथ, यह भी मैं कह रहा हूं। परंतु आज की डेट में पलायन करने वाले मजदूरों की स्थानीय स्थिति पर प्राथमिक दायित्व राज्य सरकारों का अधिक है। राजीव शुक्ला जी, क्या राज्य सरकारें अपने दायित्व से पीछे हट सकती है? क्यों बुलाना है मजदूरों को? रुक जाए, थोड़ा सब्र। देखिए, मैं एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं कि मैं इसको राजनीतिक विवाद का विषय नहीं बनाना चाहता। जब अब इन्होंने महाराष्ट्र की बात कह दी कि महाराष्ट्र सरकार कुछ नहीं कर पा रही, और जो सूरत में मजदूर उधम कर रहे हैं गुजरात में,
राजकोट में जो मजदूर उद्यम करने जाना चाहते हैं, परेशान है बेचारे, उनके लिए क्या है? तो हम गुजरात सरकार की आलोचना करने लगे क्या? अगर आप राज्य वाइज चलेंगे कि इस राज्य में कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है तो हम यहाँ की आलोचना करेंगे और अपने राज्यों की नहीं करेंगे, तो इससे समस्या का हल नहीं निकलेगा। ये छोटी बात हो जाएगी। हमें क्या है कि मजदूरों की समस्या पूरे देश के स्तर पे देखनी चाहिए। जो उस समय सिचुएशन थी, महाराष्ट्र में भी क्या सारे कैंप लगाए थे, कुछ उद्धव ठाकरे जी ने कहा, और उन्होंने सारे कैंप मजदूरों लगाए, लेकिन उसके बाद आदित्य ठाकरे का अगर आपने देखा हो तो बयान था कि हम उनको खाना पीना सब दे रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हमें ना खाना दो ना रोटी चाहिए, मुझे हमारे घर भेज दो। उस समय सब ट्रेन बंद थी, सड़कें बंद थी, यहां तक कि हर चीज ठप थी, वो जा नहीं सकते थे। अब ट्रेन चलाई गई है, उससे वो जाना चाहते। तो ये समस्या बड़ी जो है ऊहापोही और विकराल है। इसके लिए सबको मिलके हल, जैसे आज राहुल जी ने कहा ना कि लगातार मुख्यमंत्रियों के संपर्क में रहो, और हर मुख्यमंत्री को मुस्तैद होना पड़ेगा, हर डीएम को मुस्तैद होना पड़ेगा, प्रशासन के हर इकाई को जो है अपने आप को एक्टिव करना पड़ेगा। हम किसी एक पे आरोप नहीं लगा रहे, हम न केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हैं न राज्य सरकार, सबको जिम्मेदारी का एहसास करना पड़ेगा। यही बात आज उन्होंने कही दलगत राजनीति से ऊपर उठ के कि सबको मिलकर समस्या हल। अगर हम अभी भी टीवी चैनलों पर बैठ के एक दूसरे को गालियां देते रहेंगे, अभी हम ब्लेम करने तुम्हारी गलती थी, नेहरू जी की गलती थी, उसकी वजह से कोरोना हो गया, और जो इंदिरा गांधी की गलती थी इसकी वजह से कोरोना हो गया, तो उससे हल नहीं निकलने वाला है। हमें आज की स्थिति देख के हल निकालना पड़ेगा। दोनों पटरियां, एक तरफ इनकी समस्या भी हल करनी है, 130 करोड़ का देश है, और दूसरी तरफ हमें इकोनॉमी के चक्के को भी इस तरह घुमाना पड़ेगा ताकि लोगों को रोजगार मिलने लगे, लोगों की नौकरियां ना जाएं और कंपनियां चलने लगे, छोटे छोटे कारखाने चलने लगे, दुकानें। राजीव जी, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं। आप बार बार इस बात पर रिएटरेट कर रहे हैं कि दो लेवल पर, दोनों मोर्चों पर हमें लड़ाई लड़नी है, कोरोना भी और अर्थव्यवस्था। जी को कहना चाहता हूं क्योंकि मुझे बात पूरी कीजिए। नहीं रूबिका, एक चीज मुझे और कहनी सुधांशु जी, क्योंकि गृह मंत्रालय में रह चुके हैं, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। क्या हो रहा है कि यहां से गाइडलाइन अच्छी इशू हो रही है गृह मंत्रालय से, केंद्र सरकार से, ये खुलेगा ये खुलेगा ये खुलेगा, नीचे कलेक्टर और एसपी खुलने नहीं दे रहे तमाम जिलों में। उन्होंने अपनी गाइडलाइन चला रखी, वो अपनी मनमानी कर रही, तो वो सख्ती करनी पड़ेगी नीचे तक कि भाई जो ऊपर से कहा गया नीचे इंप्लीमेंट हो। ये नहीं कि यहाँ से मिनिस्ट्री ने गाइडलाइन जारी कर दी, नीचे वो लागू इस ढंग से नहीं हो पा रही। ओके, ये होनी चाहिए। जो राजीव शुक्ला जी ने बात कही मजदूरों के स्थानांतरण, जो रूबिका जी आपने भी यह विषय लिया, अब राजीव शुक्ला जी स्वयं लंबे समय तक सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, संसदीय कार्य मंत्री भी रह चुके हैं, यानी विपक्ष के साथ भी इन्होंने तमाम प्रकार के संवाद और सामंजस्य किए हैं। तो उनके संज्ञान में यह बात निश्चित रूप से होगी कि मजदूरों के स्थानांतरण का निर्णय राज्यों से गहन विचार विमर्श के बाद हुआ है। तमाम राज्यों से डिस्कशन किया गया। जब राज्यों में यह ओपिनियन आया कि एक निश्चित सीमा के आगे शायद उन लोगों के लिए मजदूरों को रोकने में समस्या हो रही, मैं ईमानदारी स्वीकार करता हूं, महाराष्ट्र में था, सूरत में भी था, और दिल्ली, 3 ऐसी जगह हैं जहां अपेक्षाकृत सर्वाधिक प्रवासी मजदूर कार्य करते हैं। गुजरात है वो राज्य, महाराष्ट्र है नंबर 1 पे, फिर गुजरात है, फिर दिल्ली है। तो तीनों जगहों पे अपने प्रकार की समस्याएं, और आपने देखा तीनों जगहों पे समस्याओं के विजुअल्स भी देखे। परंतु यह सारा का सारा निर्णय मुख्यमंत्रियों के साथ विचार विमर्श करके हुआ है। कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने अपने स्तर से सीधा निर्णय ले लिया है। स्टेट गवर्नमेंट की पूरी भागीदारी है, इसीलिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जो कुछ गाइडलाइंस देनी है वो तो राज्य सरकारों के अधीन है। जैसे इन्होंने कहा कि डीएम कलेक्टर अपनी गाइडलाइंस चला रहे हैं, यदि ऐसा लगता है तो संबंधित राज्य सरकारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि गृह मंत्रालय की जो गाइडलाइन है वही कलेक्टर वो करे। और मैं यहाँ पे एक बात और लाइटर नोट कहना चाहूंगा कि जैसे उन्होंने कहा कि भाई नेहरू जी की गलती है, इंदिरा जी की गलती से कोरोना होगा, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, पर यह तो भी मानना चाहिए कि जमातियों की गलती से कोरोना बहुत ज्यादा फैल गया। पर यहाँ तो उसको भी स्वीकार करने की बजाय परोक्ष रूप से घुमा फिराकर उसके डिफेंस करने का प्रयास होता है, यह भी अनुचित है। मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए, भारत के राजनीतिक और बौद्धिक एस्टेब्लिशमेंट में ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार की राजनीति करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास इस संकट की घड़ी में कर रहे हैं। और मेरा मानना है इस मामले पर सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होना चाहिए, इसमें किंतु परंतु की कोई गुंजाइश नहीं है। राजीव शुक्ला जी, आप इस पर कमेंट करने से बचना चाहेंगे, क्योंकि इस मसले पर बार बार आप लोगों को कटघरे में ये कहकर खड़ा किया गया है कि आप इस पर चुप्पी साध लेते हैं।
बिल्कुल चुप्पी नहीं साध लेते हैं। बराबर मैंने खुद ट्वीट किया है, कांग्रेस के तमाम नेताओं ने ट्वीट किया है कि ये जो जमातियों के इस पे जिनकी गलती है कड़ी कार्रवाई करो। और यहां तक कि अशोक गहलोत ने तो जांच की मांग की कि कैसे उनको परमिशन दी गई, कैसे इतने बड़े सम्मेलन का परमिशन दिया गया, और आज तक जो जिसने सम्मेलन कराया उसको भी नहीं पकड़ा गया है, उसके साथ भी नहीं पकड़ा गया। तो सिर्फ टीवी चैनलों पे इसको जो है सांप्रदायिक मुद्दा बना के वोट की राजनीति करने के लिए यूज किया जा रहा। कार्रवाई क्या जमातियों पे हो रही है? कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमने निंदा की जमातियों की, हमारे अभिषेक सिंह भी हमारे प्रवक्ता, उन्होंने निंदा की थी। अशोक गहलोत ने जांच की मांग की थी, कांग्रेस ने बराबर निंदा की कि ये गलत चीज है, उसको परमिशन कहीं नहीं मिली, क्यों सरकार ने परमिशन दी, उसकी भी जांच हो, और जो दोषी है उनको सजा भी मिले, पकड़ा भी जाए। कुछ नहीं हुआ। और अभी भी मुझे पता चल रहा कि 3000 जमाती अभी भी वहां बैठे हैं मरकज में। तो आप करेंगे कुछ नहीं, सिर्फ आलोचना करेंगे। तो ये चीज संभालनी पड़ेगी कि आप उसका राजीव जी, आपने 3 नेताओं के नाम गिनाए, लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी, जिनको देखकर बाकी लीडर्स रिएक्ट करते हैं, उन्होंने इस पर क्या बयान दिया है? इस बीच एक बड़ी खबर आ गई सर, हर कोई इस खबर के बारे में जानना चाहेगा। बड़ी खबर यह है, 1 जुलाई से सीबीएसई की परीक्षा होगी। 10वीं और 12वीं की बची हुई जितनी भी परीक्षाएं हैं वो 1 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच होने वाली है। बची हुई जो परीक्षाएं हैं वो सब 1 तारीख से यानी 1 जुलाई से होगी। 1 जुलाई से सीबीआई की 10वीं की और 12वीं की बची हुई परीक्षाएं होने वाली है। उन तमाम अभिभावकों के लिए इस वक्त ये बड़ी खबर है जो ये सोच रहे थे कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि कोरोना वायरस में लॉकडाउन पर लॉकडाउन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में बच्चों के एग्जाम्स और इम्तिहान का क्या होगा, जो पढ़ा लिखा है, जो याद किया है, वो उसका क्या कर पाएंगे। और ऐसे में खबर आ गई है कि 1 जुलाई को 10वीं और 12वीं की जितनी भी बची हुई परीक्षाएं हैं वो होंगी। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। नीरज, डिटेल दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि खुद केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है कि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो 10वीं और 12वीं की जो सीबीएसई की बची हुई परीक्षाएं हैं वो आयोजित की जाएंगी। अभी जो टाइम टेबल आना बाकी है कि किस डेट में कौन सी परीक्षा होंगी, लेकिन अभी तक जो जानकारी है कि जो ऑफिशियल जानकारी आई है 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी, क्योंकि अभी तक 12 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 12वीं के बचे हुए हैं जिनकी परीक्षाएं होनी है, और करीब 8 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो 10वीं की परीक्षाएं होनी बाकी हैं। तो ये 10वीं और 12वीं की जो बची हुई परीक्षाएं हैं वो होंगी। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि 10वीं की जो परीक्षाएं होंगी, पहले ये कहा गया था कि 10वीं की देश में और कहीं परीक्षाएं नहीं होगी, केवल दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट जिले में जहां पे बवाल हुआ था उन जिलों की जो परीक्षाएं रद्द की गई थी वही होंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिफिकेशन आना अभी बाकी है प्रशासनिक, कि केवल जो 10वीं की बची हुई परीक्षाएं उन्हीं जिलों उसी जगह पे होगी या पूरे देश में भी जो बाकी परीक्षाएं होगी, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। लेकिन एक चीज और तय हो गई, 12वीं की जो परीक्षाएं बाकी हुई थी 12 सब्जेक्टों की, वो तय हो गया है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में होंगी। तो ये आज ऑफिशियल घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से की गई है कि 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच में ये देश के लाखों छात्रों के लिए, उनके अभिभावकों के लिए कंफ्यूजन उनका दूर हो गया। जी लेकिन अब इस बीच इस बात का ख्याल रखना होगा ना कि हम कोरोना काल में हैं, तो तैयारियां कैसे की जाएगी? जिस क्लास में जितने बच्चे आते थे उन बच्चों को दूर रखना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए उनको एग्जाम वगैरह लिखने होंगे, तो उतने लेवल पर क्लासेस मुहैया, स्कूल मुहैया कराने की पूरी तैयारी हो चुकी है क्या? फिर उतने ही आपको टीचर भी चाहिए होंगे। देखिए बिल्कुल, अभी फिलहाल समय है, अभी 2 महीने का समय है। निश्चित रूप में सीबीएसई कोई ना कोई इसका इंतजाम करे। सीबीएसई के सचिव से भी जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि जब भी परीक्षा हम आयोजित करेंगे तो पूरी तैयारी के साथ करेंगे, और निश्चित रूप से जो भारत सरकार की एमएचए की गाइडलाइंस है उसके अनुसार करेंगे। ये सोशल डिस्टेंसिंग सबसे महत्वपूर्ण है, मास्क सारे बच्चे पहने हों, इसके अलावा जो भी उनके पास इसेंशियल जरूरत के सामान हो वो होने चाहिए, उसके बाद ही परीक्षा कक्ष में बैठ सकते हैं। अब निश्चित रूप में थोड़ा सा इंतजाम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो कभी पहले 2 बेंच में एक बेंच में 2 से 3 बच्चे बैठ जाते थे, अब वो बढ़कर ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग में कम से कम 1.5 से 2 गज की दूरी चाहिए। जैसा कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि 2 गज की दूरी, तो 2 गज की दूरी का मतलब ये सीधा सीधा हो गया कि एक रूम में जहाँ 50 बच्चे बैठते थे अब वहाँ पे 30
से ज्यादा नहीं बैठ पाएंगे या 25 बैठेंगे, तो निश्चित रूप से कमरों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, इंतजाम बढ़ाने पड़ेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के दौरान कोरोना वायरस से जो बचाव के माध्यम है, चाहे वो मास्क हो, सैनिटाइजर हो, दूसरे इक्विपमेंट हो, उन सबका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप में सरकार के लिए आप जिस खबर का इंतजार कर रहे हैं और जिस खबर की क्लैरिटी का इंतजार कर रहे हैं उस पर नजर बनाए रखिएगा कि वो जहां पर दंगे हुए थे वहां पर क्या परीक्षाएं होंगी कि नहीं होंगी, उस पर भी हम आगे डिटेल लेंगे। नीरज, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। ये राहत की खबर, बड़ी खबर उन तमाम अभिभावकों के लिए जिनके बच्चे सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं का इंतजार कर रहे थे। तो 1 से 15 जुलाई के बीच में ये बची हुई परीक्षाएं होंगी। बहरहाल राजीव शुक्ला और सुधांशु त्रिवेदी, ये दोनों हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अब आगे जमातियों पर जरा जिक्र हो गया, राजीव शुक्ला ने क्लियर कर दिया, उन्होंने कह दिया कि भाई जिन्होंने जो किया है उनको सलाखों के पीछे भेजिए। सवाल ये भी सुधांशु त्रिवेदी जी के साद अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? मौलाना साद कहाँ हैं? आप लोग कह रहे हैं कि इन्होंने गड़बड़ी की है, तो फिर इनको जल्दी से इनके ऊपर एक्शन भी तो लेना चाहिए ना, हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। देखिए, आपने जो बात कही है, मौलाना साद की गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन पूरा प्रयास कर रहा है, जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू है, परंतु सरकार ने भिन्न भिन्न प्रांतों में, मतलब दिल्ली से लेकर आसाम और तमिलनाडु तक हजारों जमातियों को जो छुप कर बैठे थे पकड़ने में सफलता हासिल की है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, विश्व में इस समय कोई ऐसा उदाहरण उपलब्ध नहीं है जहां पर कि एक ही छत के नीचे 281 विदेशी रहे हो और आयोजकों ने यह बात छुपाई हो। हाँ, मैं एक बात मानता हूं, राजीव शुक्ला जी का आरोप कि जब मरकज के जिम्मेदार लोगों से बुलाकर पुलिस ने बात किया था और उन लोगों ने पूरी तरह मिसगाइड किया, उनसे पूछा गया बाहर के कौन कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा जी बाहर के हैं, वो बनारस के हैं, लखनऊ के हैं, बिजनौर के। उन्होंने कहा नहीं कि विदेश के लोग हैं। तो आगे से पुलिस को कभी अब इस ढंग से जिम्मेदार लोगों की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए, सीधे अंदर जाके चेकिंग करनी चाहिए। यह सीख हम मानते हैं। अगर ये मानते हैं कि पुलिस की ये कमी रही, तो मैं मानता हूं कि पुलिस को अब आगे से इस विषय के ऊपर बिल्कुल भी नरमी नहीं बरतनी चाहिए और पूरी कड़ाई से। उसके बाद आप देखिए, उसने कहीं नरमी नहीं बरती, पुलिस ने हर जगह जाके कार्रवाई की। अब रही बात इसकी, मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं इसमें। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो इन्होंने आयोजन की बात कही, तो यहां मरकज है, उसका सेंटर है, यहां आयोजन की परमिशन नहीं होती है, यहां तो उनका सेंटर है, वो कभी भी आ सकते हैं। और आयोजन उनका 1 मार्च से 12 मार्च के बीच में था, पकड़े जाना शुरू हुआ 23-24 मार्च के बाद। अब वो 12 दिन बाद यहां क्या कर रहे थे, यह सब जांच के बाद सामने आएगा। परंतु यह भी एक यथार्थ है कि कांग्रेस के सर्वोच्च नेतृत्व ने अभी तक तमाम विषयों के ऊपर टिप्पणियां की हैं, परंतु इन विषयों के ऊपर एक संदेहास्पद चुप्पी धारण करके रखी हुई है। संदेहास्पद चुप्पी, राजीव शुक्ला जी। क्या कांग्रेस के दर्जनों नेताओं ने कार्रवाई की मांग की, और दूसरी चीज ये कि कोई अपने आप आके कोई सम्मेलन नहीं कर सकता जिसमें विदेशी और देसी बाहर से लोग आ रहे हो। हर छोटे छोटे सम्मेलन की तो पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये हम कैसे मान लें कि बिना उनके पूछे उन्होंने अपना सम्मेलन कर लिया। और दूसरी, उस समय कोरोना की दस्तक चल रही थी, तो दो बातें तो नहीं हो सकती हैं। एक तरफ आप उनको कह रहे हैं कि उन्होंने ये सम्मेलन करके जो है मिसगाइड किया और ये सब किया, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं वो तो जायज था क्योंकि तो 1 तारीख से 12 के बीच में था, तो उनकी कोई गलती भी नहीं। तो एक तरफ आप उनको क्लीन चिट दे रहे हो जमातियों को, और दूसरी तरफ दोषी भी ठहरा रहे हो। तो कुल मिलाकर उद्देश्य यह है कि कैसे इसमें कुछ लड़ाई कराओ बस आपस में, ताकि जनता में इसका पॉलिटिकल, कोरोना को भी राजनीति के लिए बेचना उचित नहीं मेरे हिसाब से। आपको स्पष्ट करना चाहिए, जमायतियों पे पूरी कार्रवाई करो, जो दोषी उठाकर उनको पकड़ो। कोई इसमें कांग्रेस पार्टी कोई इतराज नहीं करेगी, आप साफ साफ समझ लो। अच्छा रुकिए सर, एक जरा ये पीएम केयर पर भी बहुत सवाल उठ गए हैं सुधांशु जी, इस पर जरा चर्चा हो जानी चाहिए, क्योंकि देश के बहुत से लोग हैं जिन्होंने बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट किया। अब सवाल विपक्षी ये पूछ रहे हैं कि कहाँ दिया, किसने दिया, कैसे दिया और उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है। उसकी ऑडिटिंग होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए किसने पैसा दिया, कितना पैसा दिया और किसको दिया। आप क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सुधांशु जी क्लियर कर दीजिए, ऑडिट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, यहीं पर में समस्या है सारी की सारी, राजनीति कैसे होती है। पीएम केयर ऑपरेटिव कब हुआ है? अभी इस फाइनेंशियल ईयर में। भाई तो इसका ऑडिट होता है, भारत सरकार की ऑडिट एजेंसीज हैं। कब होता है? एक निश्चित समय के बाद होता है। जैसे
सरकार बजट का एलोकेशन करती है तो आपको हर दिन थोड़ी डिटेल पता चलता है कि इसमें क्या खर्च किया जा रहा है। साल के अंत में बजट आता है, बताता है इस मद से इतना पैसा आया, इस मद में इतना पैसा गया, और अभी तो पैसा आ भी रहा है और अभी तो उसका ढंग से खर्चा भी पूरा नहीं हो पाया है, खर्चा शुरू किया गया है और अभी से ऑडिट कर दीजिए। अरे भाई, ऑडिट पूरी आय और व्यय होने के बाद होता है, ये नहीं कि आय शुरू हुई और व्यय के बीच में ही ऑडिट शुरू हो जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूं कई बार उन्हें जानकारी का अभाव रहता है, इस कारण से वो ऐसी बात कर देते, अथवा राजनीति से प्रेरित। जैसे अभी राजीव शुक्ला जी ने एक बात कही, मैं उसका भी स्पष्टीकरण कर देना चाहता हूं कि भाई इन्होंने कहा कि वो मरकज पे राजनीति हो रही है, तो मरकज तो कहता कि हम राजनीतिक संगठन नहीं है, तो राजनीति कहां से हो गई। और रही बात इसकी कि अगर आप उसको मुस्लिमों से जोड़ें तो मुस्लिमों का सबसे बड़ा केंद्र भारत में दारुल उलूम देवबंद है, जिसका फतवा अवेलेबल है जमातियों के खिलाफ, मतलब वो तो इनको एंटी इस्लामिक मानते हैं। अच्छा, अब आप देखिए दिल्ली में जामा मस्जिद सबसे बड़ा मुस्लिम्स का धर्म केंद्र है, जिसने कह रखा था कोई गैदरिंग नहीं होनी चाहिए, इन्होंने उसका माखौल उड़ा दिया। देवबंद का माखौल उड़ा दिया। काबा जो पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा केंद्र है, उसने गैदरिंग बंद कर दी, उसका भी माखौल उड़ा दिया। तो मजे की बात यह है कि जिसने ये पूरी तरीके से इस्लाम के सभी महत्वपूर्ण केंद्रों का माखौल उड़ाया, उसे इस्लामी प्रतीक मान लेना यह राजनीति है। उसी प्रकार से आय और व्यय की प्रक्रिया अभी शुरू ढंग से नहीं हुई और उसके ऑडिट की डिमांड कर लेना यह राजनीति है। राजीव जी, चलो, ये बड़ी अच्छी बात, दोनों बातें मैं स्वागत करता हूं सुधांशु जी का, कि उन्होंने स्वयं ये बात कही कि जितने मुसलमान हैं और जितने मुसलमानों के बड़े बड़े धार्मिक संगठन हैं जो असली हैं, चाहे देवबंद हो चाहे जामा मस्जिद है, उन सब ने जो है जमातियों की कड़ी निंदा की है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये स्वीकार कर रहे हैं भाजपा प्रवक्ता के रूप में कि मुसलमानों ने जमातियों की निंदा की और हम भी जमातियों की निंदा कर रहे हैं जिनकी गलती है, तो आप पकड़ो, कार्रवाई करो, हम कहां रोक रहे हैं। तो फिर आप ये क्यों कह रहे हो कि हम लोग डिफेंड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, आप बार बार उसी बात को दोहरा रहे हो। आप तो खुद ही कह रहे हो कि बड़े जो मुसलमानों के बड़े नेता है, बड़े जो संगठन है जो असली इस्लामिक है, उन सब ने जमातियों को निंदा की है और उनको नहीं माना है कि इस्लामी संगठन है। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि आप स्वयं मान रहे हो कि मुस्लिम खिलाफ है जमातियों के और उसकी मांग कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने एक नई घोषणा इसमें की और जो इसका हम स्वागत करते हैं, जो राहुल जी ने बात उठाई तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि उसका ऑडिट होगा। तो बहुत अच्छी चीज है, ये एक अच्छी घोषणा है कि उसका ऑडिट होगा, वो खर्च भी किया जा रहा है उन्होंने बताया, तो ये भी अच्छी बात है। तो दोनों सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है चैनल के लिए और मीडिया के लिए भी कि पीएम केयर फंड का ऑडिट होगा, उन्होंने कहा, और इसके अलावा बातों को अपने हिसाब से मोड़ देना, ये आपकी बहुत ही शानदार कला है। क्योंकि भाई इस मामले में तो आप मेरे अल्ट्रा सीनियर रहे हैं ना, सहाफी रहे हैं, पत्रकार रहे हैं। मैं ये कह रही हूँ, सुधांशु त्रिवेदी तो ये कह रहे हैं कि आय और व्यय अभी पूरा नहीं हुआ और राहुल गांधी ऑडिट की मांग कर रहे हैं। ऑडिट तो हमेशा से होता है। मेरे पास वक्त की कमी, मैं सच में चाह रही थी इस पर रिएक्शन लेना चाह रही थी आप दोनों का, पर वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। आगे तो घोषणा होगी, ठीक है, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है आपको ऑफन आना चाहिए, राजीव जी और सुधांशु जी साथ में, और इस तरीके से बढ़िया वाद विवाद हो तो मजा भी आता है सुनने में। ई शिखर सम्मेलन में ये दो खास शख्सियत यहाँ पर इस वक्त आपको दिखाई दे रही थी, हर मुद्दे पर बातचीत हुई है। लेकिन आप अपना ख्याल रखिए, लौटेंगे जल्दी।